दोस्तों कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसे चल रही है DED SCID एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसा कि हम क्या आजकल जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये हमारे पार्ट और पार्ट बी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसी क्वेश्चन हमारा बन के आएगा, पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, मैचिंग हो गए, हमारे ट्रू एंड फॉल्स हो गए। अगर हमको कॉन्सेप्ट पता होगा क्वेश्चन का तो हम अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए रहेंगे वो करा रही हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन सीरीज रहेगा हमारा 81 से लेके 100 तक, यानी कि हमेशा की तरह आज भी हम 20 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल व्याख्यात्मक रूप से। और अब तक हम 80 क्वेश्चन पर बात कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि 80 प्रश्नों पर हमारी बात हो चुकी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर आपको DED SCID सेकेंड ईयर एग्जाम प्रिपरेशन आपको 2021 करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। सबसे पहले अगर आप सर्च भी करेंगे स्पेशल एजुकेशन हब, ये डालेंगे आप DED एग्जाम प्रिपरेशन, तो आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है हमारे लिए इंपोर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए ताकि आपको उसमें याद रहे और नोट करते रहे, क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेते हैं लास्ट में कोई फायदा नहीं होता स्क्रीनशॉट लेने का। स्क्रीनशॉट ही रहता है, मेमोरी फिल होता है केवल आपके फोन का, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन। वह विधि जिसमें व्यक्ति का व्यक्तिगत परिस्थितियों और पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, वह विधि जिसमें व्यक्ति का व्यक्तिगत परिस्थितियों और पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी विधि है जिस विधि के द्वारा हम किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत और उसकी परिस्थिति का, उसकी पृष्ठभूमि का, या हम कह सकते हैं उसके पूर्ण जीवन का अध्ययन करते हैं। तो ऐसी विधि कौन सी है, बस को अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको ये लिख के आ जाएगा कि वह विधि जिसमें व्यक्ति का व्यक्तिगत परिस्थितियों और पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन में आपका आएगा, बहुत सारी विधियां दी होंगी, लेकिन अगर हम बात करें कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और उसकी परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, वह विधि है आपकी व्यक्तिक अध्ययन विधि, यानी कि केस हिस्ट्री मेथड। व्यक्तिक अध्ययन विधि, केस हिस्ट्री मेथड, जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का हिस्ट्री करते हैं, उसमें उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। सी का विस्तार, यानी कि एक्सप्लेन करना है आपको। अब ये तो है नहीं कि पहले फुल फॉर्म आती थी हमारे 5 नंबर में, इस बार नहीं आएंगी, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं किस तरीके से आएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप दे देगा, मैचिंग में भी दे देगा, इसका मिलान करिए। अगर आपको पता होगा उसका एक्सप्लेन तभी तो आप कर पाएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है वो आपको मैं कराती जा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए सी का विस्तार है आपका चाइल्ड सेंटर करिकुलम, यानी कि बालक केंद्रित पाठ्यक्रम। केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड सेंटर करिकुलम, पेपर 9 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपका जो मैंने 81 क्वेश्चन जो अभी कराया है, सबसे पहला क्वेश्चन व्यक्तिगत अध्ययन विधि, पेपर 7, पेपर 8, पेपर 10, तीनों के लिए इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए दोस्तों, शिक्षण वातावरण प्रबंधन में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक। कल ही मैंने ये लेक्चर क्लास किया था और मैंने आपको बोला था अगर आप लोग लेक्चर क्लास नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब लेक्चर क्लास में उसका टॉपिक ही यही था, शिक्षण वातावरण का प्रबंधन करना था हमने, है ना। तो उसमें योगदान देने के 3 महत्वपूर्ण कारक बताए थे। क्या क्या थे, जिसमें एक तो संरचना थी हमारी, संरचना, दूसरा था हमारा निर्देशन, तीसरा था हमारा अनुशासन। ठीक है, स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शन और डिसिप्लिन, ये 3 कारक हैं शिक्षण कक्षा वातावरण को प्रबंध करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84।
पाठ्यक्रम विकास विधि को किसने विकसित किया? पाठ्यक्रम विकास की कई सारी विधियां हैं, इनको किसके द्वारा विकसित किया गया? तो दोस्तों इसको इग्नू ने किया था, इग्नू। यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इग्नू ने किया था ये। क्वेश्चन नंबर 85, एनजीओ का विस्तार। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, जिसको इंग्लिश में लिखना है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड सेंटर करिकुलम आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, पाठ्यक्रम के दो सिद्धांत लिखिए। पाठ्यक्रम के सिद्धांत बहुत थे, कई सारे हमने किए थे। अगर आपने नहीं देखा है पेपर 9 में करिकुलम के टाइप्स कौन कौन से हैं तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर मैंने करा रखा है, ठीक है। तो उसमें सिद्धांत बहुत सारे हैं। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, पाठ्यक्रम विस्तृत होना चाहिए, पाठ्यक्रम उम्र के अनुसार होना चाहिए, पाठ्यक्रम स्तर के अनुसार होना चाहिए, पाठ्यक्रम हमारा विस्तृत और नवीन होना चाहिए, ठीक है, लचीला होना चाहिए, बहुत सारे थे उसमें, ठीक है। बालक केंद्रित होना चाहिए पाठ्यक्रम हमारा। तो दोस्तों पाठ्यक्रम का कोई भी दो सिद्धांत यहाँ पर लिखना है आपको, दो सिद्धांत पूछेगा आपसे और ये 1 नंबर में पूछ सकते हैं या ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो दो सिद्धांत आपको दिए होंगे और उसमें से आपको बताना है पाठ्यक्रम के कौन से दो सिद्धांत हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन होगा ए और बी और चौथा आपको ऑप्शन मिलेगा आपको इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है उसमें से। इस तरीके से आपको ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। और ये जो कुछ ऐसे हमारे टॉपिक्स हैं, आप पेपर 9 का तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है करिकुलम से रिलेटेड जो है, ठीक है। पूरा पेपर 70% आपका इसमें से बन के आएगा, ठीक है, करिकुलम से ही। तो दोस्तों इसको आप एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए कि पाठ्यक्रम के सिद्धांत कौन कौन से हैं। एक तो हो गया आपका उम्र के अनुसार, उम्र के अनुसार, दूसरा स्तर के अनुसार, ठीक है, लचीला होना चाहिए पाठ्यक्रम, विस्तृत होना चाहिए पाठ्यक्रम, ठीक है, नवीन होना चाहिए पाठ्यक्रम। ये सारे क्या हैं? उसके सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87, मानव अधिकार की दो विशेषताएं। ह्यूमन राइट्स है ना, पेपर 7 में ये टॉपिक है हमारा मानव अधिकार। तो मानव अधिकार के दो आप विशेषताएं बताइए कौन कौन से। देखिए दोस्तों मानव अधिकार जो है, एक तो होते हैं जन्मसिद्ध अधिकार होता है मानव अधिकार, तो पहली विशेषता तो इसकी यही हो गई, अधिकार जन्म सिद्ध होते हैं। और दूसरी विशेषता ये है कि अधिकार सार्वभौमिक होते हैं, ठीक है ना, सार्वभौमिक सभी के लिए होते हैं। तो मानव अधिकार की दो विशेषताएं ये हैं कि अधिकार जन्म सिद्ध अधिकार और दूसरा अधिकार सार्वभौमिक होते हैं। अधिकार जो है जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं और दूसरा सार्वभौमिक होते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88, पाठ्यक्रम विकास की विधियां लिखिए। पाठ्यक्रम विकास की बहुत सारी विधियां थी और इनको विकसित किसने किया? इग्नू ने किया। ये ऑप्शन आ सकता है आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, मैचिंग में भी आ सकता है। अब ये पाठ्यक्रम विकास की विधियां मैंने ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में ये देखा है कि इसमें 2 नंबर में पूछी जाती है। अब 2 नंबर में आपको सभी विधियां बतानी होंगी कि कौन कौन सी विधियां हैं। इन्होंने कितनी पूछी है? इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। पाठ्यक्रम विकास की विधियां यानी कि सभी बतानी होंगी। अगर उसमें लिखते हैं पाठ्यक्रम विकास की कोई एक विधि बताइए या पाठ्यक्रम विकास की कोई 2 विधियां बताइए, तब वो आपको स्पेसिफिक कुछ एक दे देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन पाठ्यक्रम विकास की विधियां लिखी, यानी कि 2 नंबर वाला ये प्रश्न है जो कि हमने 1 या 2 वाक्यों में उसको देना होता है, ठीक है। तो दोस्तों पाठ्यक्रम विकास की विधियां कई सारी है। सबसे पहली है आपकी विषय केंद्रित विधि, विषय केंद्रित विधि, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी आपकी विस्तृत क्षेत्र विधि, विस्तृत
क्षेत्र विधि। पहली हो गई विषय केंद्रित, दूसरी है विस्तृत क्षेत्र विधि, तीसरी आ जाएगी आपकी विधि, ठीक है, सामाजिक समस्यात्मक विधि, सामाजिक समस्यात्मक विधि हो गई। फिर छात्र संबंधित विधि हो गई एक आपकी, छात्र संबंधित विधि, ठीक है। विस्तृत केंद्रित, विषय केंद्रित विधि, विस्तृत क्षेत्र विधि, सामाजिक समस्यात्मक विधि और छात्र संबंधित विधि, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 चार विधियां होंगी दोस्तों हमारी, ठीक है। पाठ्यक्रम विकास की विधियां कितनी है? 4 विधियां होंगी हमारी, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि अगर ये आपको 1 नंबर में तो पूछेंगे नहीं, अगर उस 2 नंबर में पूछेंगे और 2 नंबर में आपको सभी विधियों को पूर्ण रूप से लिखना है। मैंने वो शॉर्ट कर दिया है यहाँ पर, जैसे कि सामाजिक समस्यात्मक लिख दिया, आपको पूरा लिखना होगा विषय केंद्रित विधि, विस्तृत क्षेत्र विधि, सामाजिक समस्यात्मक विधि, छात्र संबंधित विधि, ठीक है। तो 4 प्रकार की हमारी पाठ्यक्रम विकास की विधियां हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89, सीपी बच्चों में कौन से प्रतिवर्त क्रियाएं देखने को नहीं मिलती है? प्रतिवर्त क्रियाओं का मतलब है दोस्तों रिफ्लेक्सेस। प्रतिवर्त क्रिया जो बच्चे में जन्म से पाई जाती है और कुछ समय बाद वे फेड हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे प्रतिवर्त क्रियाएं, जैसे उसमें 15 प्रकार की हमारे रिफ्लेक्सेस हैं, 15 या 16 प्रकार के, ठीक है। तो दोस्तों सीपी बच्चों में जो हमें नहीं देखने को मिलते हैं, तो ऐसे 2 रिफ्लेक्स हैं, जैसे एक तो हो गया मोरो और दूसरा हो गया आपका एटीएनआर, ठीक है। 2 ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं ये जो हमें सीपी बच्चों में देखने को नहीं मिलते हैं। वन्यता क्या होता है कि सीपी बच्चों में, जैसे सामान्य बच्चे का जब विकास होता है तो बहुत सारी प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं उनमें, और वे समय के साथ साथ धीरे धीरे फेड हो जाती हैं। लेकिन सीपी बच्चों में सभी प्रकार के उनके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं बने रहते हैं, वे खत्म नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होते हैं तो एक मोरो नहीं होता है, एक एटीएनआर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90, किस उम्र में सामान्य तौर पर एडीएचडी दिखाई देता है? यानी कि आप एडीएचडी के लक्षण किस उम्र में देख सकते हैं? देखिए अगर हम बात करें ऑटिज्म की तो DSM-4 ने ये डायग्नोस कर दिया था DSM-4 के अनुसार कि हम 3 वर्ष में ऑटिज्म के लक्षणों को देख सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें एडीएचडी के पूर्ण रूप से, कैसे हम कह सकते हैं कि ये एडीएचडी है, लेकिन अब तक जो मैंने देखा है तो 7 वर्ष तक कहा गया है। 7 वर्ष तक हम नहीं कह सकते उस बच्चे को कि ये बच्चा क्या है, अटेंशन डेफिसिट है। क्वेश्चन नंबर 91, पाठ्यक्रम के प्रकार लिखो। पाठ्यक्रम के कौन कौन से प्रकार हैं? पाठ्यक्रम के प्रकार देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट है, बाद में क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। 91 क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम के प्रकार लिखो। पाठ्यक्रम के कौन कौन से प्रकार हैं? पाठ्यक्रम के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे सबसे पहला आपको छात्र केंद्रित, ठीक है, शिक्षक केंद्रित, ठीक। उसके बाद आता है आपका विषय केंद्रित, उसके बाद आ जाएगा आपका क्रिया केंद्रित, फिर आ जाएगा आपका शिल्प केंद्रित, ठीक है, कोर पाठ्यक्रम, ठीक है। उसके बाद एकीकृत आ जाएगा, एकीकृत पाठ्यक्रम, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, आपका इधर अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के आपके पाठ्यक्रम के प्रकार है। कौन कौन सा? सबसे पहला हो गया आपका छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम,
दूसरा हो गया शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम, तीसरा हो गया विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, चौथा आपका हो गया क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, फिर हो गया आपका शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम, फिर कोर पाठ्यक्रम हो गया, एकीकृत पाठ्यक्रम हो गया और अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। यानी कि पाठ्यक्रम के 8 प्रकार है जो मैंने आपको बता दिए, आप इनको डिटेल में नोट कर लीजिए। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम और शिल्प पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम और अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92, मानव अधिकार की 2 श्रेणियों के प्रकार। मानव अधिकार की श्रेणियों के प्रकार। मानव अधिकार की कितनी श्रेणियां हैं दोस्तों? 3 श्रेणियां हैं, जिसमें मानव अधिकारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है मानव अधिकार की श्रेणियों के प्रकार कितने या कितनी श्रेणियों में उनको बांटा गया या विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया गया। तो दोस्तों इनकी 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी? एक तो है आपका जन संबंधी और राजनैतिक। ठीक है, जन संबंधी और राजनैतिक अधिकार। दूसरा है इसका आपका आर्थिक और सामाजिक। आर्थिक और सामाजिक। तीसरा है आपका वातावरण, सांस्कृतिक एवं विकासात्मक। अधिकार। इन 3 श्रेणियों में मानव अधिकार को बांटा गया है। जन संबंधी और राजनैतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक अधिकार, वातावरण, सांस्कृतिक एवं विकासात्मक अधिकार। वातावरण संबंधी होगा यहाँ पर, वातावरण संबंधी, सांस्कृतिक एवं विकासात्मक अधिकार। ये 3 श्रेणियां मानव अधिकार की हैं। ठीक है, नोट कर लो। जन संबंधी अधिकार, जन संबंधी और राजनैतिक अधिकार। दूसरा है आर्थिक और सामाजिक अधिकार। तीसरा है आपका वातावरण संबंधी, सांस्कृतिक एवं विकासात्मक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93, सीपी बच्चों के लिए चलने फिरने संबंधी 2 उपकरण। यानी कि 2 उपकरणों का नाम बताना है जिससे बच्चे उनकी सहायता लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो एक तो हमारा वॉकर हो जाएगा इसमें, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा कैलिपर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94, एडीएसडी वाले बच्चों का व्यवहार, परिमार्जन और आत्मसम्मान को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। एडीएसडी वाले बच्चों की अगर हम बात करें, अटेंशन डेफिसिट होती है, लेकिन उनमें गुस्सा बहुत होता है, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत ही ज्यादा, हमेशा उनका मूड क्या आता है, स्विमिंग रहता है हमेशा। मतलब किसी भी टाइम में वो क्या है, नॉर्मल अगर नहीं दिखेंगे, हंसते हुए नहीं दिखेंगे आपको, तो अटेंशन डेफिसिट होने के कारण हाइपर एक्टिव रहते हैं। दूसरा गुस्सेलू बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो अगर उनका हम बात करें कि उनकी कैसे हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उनके लिए आत्मसम्मान उनके अंदर कैसे विकसित कर सकते हैं, या कैसे उनको फील होगा कि सामने वाला बंदा हमें रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए हमें 2 प्रकार की तकनीकें अपनानी होंगी। कौन कौन सी? एक तो अनुशासन प्रदान करके, अनुशासन प्रदान करें, ठीक है, और दूसरा है प्रोत्साहन प्रदान करें, प्रोत्साहन प्रदान करके। ठीक है, यानी कि हम एडीएसडी वाले बच्चे का व्यवहार, परिमार्जन और आत्मसम्मान को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो 2 तकनीकें बोल सकते हैं, 2 विधियां भी बोल सकते हैं। तो क्या अनुशासन प्रदान करके हम उनपे मतलब आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं और व्यवहार परिमार्जन कर सकते हैं। दूसरा है प्रोत्साहन करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95, टीओएल का विस्तार। टीओएल क्या है दोस्तों? एडीएसडी पेपर 8 से रिलेटेड है ये टीओएल, और ये चीज किन में पाई जाती है? एडीएसडी हाई फंक्शनिंग वाले बच्चों में और ऑटिज्म बच्चों में। यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96,
किन बच्चों की हथेली में एक रेखा होती है। देखिए दोस्तों, सामान्य तौर पर अगर हम भी अपने हाथ की हथेली देखें तो बहुत सारी रेखाएं रहती हैं हमारे हाथों में, ठीक है। कोई इधर जा रही है, कोई सीधी है, कोई तिरछी है। लेकिन अगर हम डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों की बात करें, उन बच्चों के हाथ में केवल एक रेखा रहती है और उनकी हथेली जो होती है बहुत सॉफ्ट और उभरी हुई होती है, ठीक है। उनके हाथ बहुत सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो उन बच्चों की हथेली में केवल एक रेखा रहती है। कौन से बच्चे हैं वो? डाउन सिंड्रोम बच्चों में। उन बच्चों का आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से किया जाता है। अगर हाथ में एक हथेली है तो डायग्नोस कर दो कि वो डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। केवल डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में ही उनके हाथ की रेखा क्या है, उनकी हथेली में क्या होता है, एक रेखा रहती है। जबकि सब अपनी अपनी हथेलियां देखो और सबकी हथेलियों में क्या होगा, बहुत सारी रेखाएं होंगी। अगर आसपास में कोई डाउन सिंड्रोम बच्चा है, आप उसके हाथ में देखने जाके केवल एक रेखा होगी उसके हाथ में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97। ऑटिस्टिक बच्चे सबसे ज्यादा कैसे सीखते हैं? ऑटिस्टिक बच्चे दोस्तों बहुत सारे, अगर हम बात करें, उनको हम सिखाते हैं, नहीं सीखते हैं इंटरेस्ट के साथ। लेकिन अगर किसी चीज को वो एक बार देख ले इंटरेस्ट के साथ तो उन्हें वह चीज याद हो जाती है या उस चीज को वो कैच कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं वे आंखों से देखकर सबसे ज्यादा सीखते हैं, आंखों से देखकर, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ सबकी अधिगम शैली अलग अलग होती है, ठीक है। कोई देखकर सीखता ज्यादा है, कोई सुनकर सीखता है, ठीक है, और कोई करके सीखता है यानी कि अनुभव द्वारा सीखता है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चों की बात करें तो ये बच्चे क्या है, किसी भी चीज को देखते हैं और फिर वो अप्लाई भी बहुत जल्दी करते हैं। कोई भी उन्होंने क्रिया देखी और फिर तुरंत अप्लाई करेंगे उस चीज को। नेक्स्ट देखिए 98, क्वेश्चन नंबर 98। शिक्षा के अंग कौन कौन से हैं? शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, समावेशी शिक्षा के अंग कराए थे। तो शिक्षा के अंग कौन कौन से हैं? सेम है दोस्तों, छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99। लड़कियों में अत्यधिक पाए जाने वाला डिसऑर्डर कौन सा है? या लड़कियों में सबसे ज्यादा डिसऑर्डर कौन सा पाया जाता है? ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जो लड़कियों में ज्यादा देखने को मिलता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें कि लड़कियों में सबसे ज्यादा कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलता है, रेट डिसऑर्डर, रेट डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए दोस्तों, शिक्षा के स्रोत कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपको शिक्षा के स्रोत, अब अगर ऐसे तो अगर हम बात करें तो बहुत सारे हैं, शिक्षा हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्राथमिक स्रोत की बात करें कि यहाँ पर लेवल हमारा क्या है, प्राइमरी टीचर के लिए है, प्राथमिक बच्चों के लिए है। तो प्राथमिक बच्चों की बात करें यहाँ पर तो शिक्षा के जो स्रोत हैं, सबसे पहले प्रथम पाठशाला बच्चे की परिवार होती है, उसके बाद उसके लिए विद्यालय है और उसके बाद है उसका समाज। तो ठीक है, ये सभी शिक्षा के स्रोत हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज भी हमने पूरे 20 प्रश्नों पर बात कर ली, जिसमें हमें क्वेश्चन आज ज्यादातर हमें पेपर 9 से देखने को मिले। ये तो आपका 7 का हो गया, मानव अधिकार 7 हो गया, ठीक है। पाठ्यक्रम के सिद्धांत पेपर 9 हो गया आपका, ठीक है। एनजीओ आपका पेपर 7 से रिलेटेड हो गया और 10 से भी हो गया ये, ठीक है। पाठ्यक्रम विकास की विधियां आपका पेपर 9 से हो गया, ठीक है। शिक्षण वातावरण में पेपर 11 के लिए भी ठीक है ये, और पेपर 12 के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 83। सीसी पेपर 9 के लिए आपका, ठीक है। व्यक्तिगत अध्ययन पेपर 10, पेपर 11 और पेपर 9 के तीनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। बाकी मानव अधिकार पेपर 7 का है आपका, एडीएसडी पेपर 8 से रिलेटेड है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पेपर 8 से रिलेटेड है, किन बच्चों की हथेली में पेपर 8 से रिलेटेड है, ऑटिस्टिक पेपर 8 से रिलेटेड है, शिक्षा के अंग कौन कौन से है, पेपर 7 से भी रिलेटेड है, लड़कियों के ये भी पेपर 8 से है, शिक्षा ये भी पेपर 7 से। तो दोस्तों पेपर 7, पेपर 8 और पेपर 9 के क्वेश्चन आज के क्वेश्चन सीरीज में ज्यादा थे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना,
कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगर आपको पहले से ही उस चीज को पता है, और जब तक आपको पता नहीं होगा, मालूम नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे क्वेश्चन आपको लॉन्ग आ जाए तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर रामायण उसमें लिख के आ जाएंगे, क्या होगा, मतलब पूरे 10 पेजों का आपने उसमें आंसर लिख दिया और कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, तो सब बेकार है। अगर एक लाइन का भी आप कॉन्सेप्ट लिख देंगे और एग्जामिनर की नजर पड़ गई तो फुल मार्क्स मिल जाते हैं आपको, चाहे क्वेश्चन शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो, या फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।